नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, मेरे साथ शाश्वत स्वामीनाथन है। वो मुझसे कुछ सवाल करेंगे, इसका जवाब मैं दूंगा। आज इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए मैंने सोचा कि आपसे एक रैपिड फायर गेम खेलेंगे, जहां आपसे मैं 5 नाम पूछूंगा और उस 5 नाम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और वो कैसे हम अपना सकते हैं इंडिया में या फिर अपना सकते हैं, आप मुझे बताइए और उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो पहला जो निवेशक है, वो वॉरेन बफेट जी हैं। उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताइए और हम कैसे अपना सकते हैं उसको। वॉरेन बफेट का बेसिकली दो डिस्टिंक्ट कैरियर फेसेस हैं और वो दो डिस्टिंक्ट कैरियर फेसेस में पहले वो बेंजामिन ग्राहम के फॉलोवर थे। उसके बाद उसे उन्होंने फिल फिशर और चार्ली मंगर के इन्फ्लुएंस में कुछ और कंपनियां खरीदने की कोशिश की। उनका पहला ये था, अगर किसी ने सिगरेट को लाइट कर कर कुछ दो पफ लेके बाहर फेंक दिया, तो अगर आप सिगरेट को उठाते हैं आपको 3-4 पफ फ्री में मिल जाती है। वैसे ही आप एक चीप कंपनी को खरीदे तो बिलो दी वर्किंग कैपिटल। बिलो वर्किंग कैपिटल आप इसको खरीदे कर, वर्किंग कैपिटल के नीचे आपने इसको खरीदे तो कुछ ना मार्केट को ये पता लग जाएगा और वर्किंग कैपिटल के ऊपर चला जाएगा। तो जब ये होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप इसको बेच सकते हैं। इसे हम डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। जब वॉरेन बफेट ने इस प्रैक्टिस को अपनाया 1950s में, उस समय करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट पिक पेक था और बहुत करेंसी वोलेटिलिटी नहीं था, तो ये कर सकते थे। 70 में जब उन्होंने चार्ली मंगर से बहुत क्लोज हो गए और फिलिप फिशर का इन्फ्लुएंस उन पर पड़ा, उन्होंने अच्छा कंपनी जो बहुत दिन के लिए चल सकते हैं उस कंपनी को चीप वैल्यू नहीं, फेयर कंपनी फेयर वैल्यूएशन में उन्होंने खरीदा। अच्छे कंपनी को फेयर वैल्यूएशन में खरीदना उनका प्लान बदल गया। इसका पहला एग्जाम्पल सक्सेसफुल उनका सीज कैंडीज था। सीज कैंडीज ये एक कंपनी है जो स्वीट्स बनती है, पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया एरिया में बनाई जाती है और उस बड़ा मोट है उस एरिया में। उसको बहुत चीप नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव उन्होंने खरीदा और 200-300,000 वो सोच रहे थे, उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर ली। लेकिन उसके बाद लगभग 50 साल में अगर उन्होंने 2-3 मिलियन रुपीस दिया हो तो उनको डॉलर्स। 100-200 मिलियन प्रॉफिट्स में रिटर्न हो गया। हाँ। तो उससे उनको पता लग गया, अच्छे कंपनीज के लिए फेयर प्राइस देना पड़ेगा, ना कि कुछ डीप वैल्यू नहीं मिलेगा। डीप वैल्यू इस उन कंपनी को मिलेगा जो स्ट्रक्चरली डाउनवर्ड सर्कल में है। तो उन्होंने उसके बाद वाशिंगटन के पोस्ट, एबीसी, डिस्नी, इन जैसे अनेक कंपनियों पे निवेश किया। ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टर आपने ऑलरेडी उनका नाम बता दिया, पर हम चार्ली मंगर जी के बारे में मैं पूछना चाहता था। चार्ली मंगर एक बेसिकली लॉयर थे, वेरी वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल थे। उनकी मेंटल मॉडल्स का एक बड़ा स्पीच है जो सन 68 में उन्होंने हार्वर्ड में दिया था। उसका ट्रांसक्रिप्ट भी है। शायद अगर ट्रांसक्रिप्ट आप दे सकते हैं तो इसके नीचे मैं डालने के लिए कह सकता हूँ। 25 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स दैट इन्वेस्टर्स मेक, जैसा टाइटल था। तो वो डीप थिंकर थे और बहुत वेल रेड थे और हर दिन 500 पेज पढ़ते थे। अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ 99 साल में। जो एंड गेम तक वो पढ़ते रहे। और दूसरी बात ये था, उनका एक आंख एक बुरा कैटरेक्ट ऑपरेशन। एक्सपीरियंस में चला गया ठीक है। और दूसरा बहन का बहुत बड़ा पावर बहुत ज़्यादा था, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से ही पढ़ते थे। फिर भी उन्होंने पढ़ना एंड नहीं किया। उनका ये आइडिया था कि वो पैसा इसीलिए बनाए ताकि वो जो काम करें जो उसका पसंद था, तो बस उतना पैसा मिलने से उनको पैसा बनाने से इंटरेस्ट चला गया। वो पहला रियल एस्टेट में कुछ पैसा बनाए उन्होंने, रियल एस्टेट में फ्लैट और हाउस प्रमोशन में प्राइमरली। उसके बाद
बफेट के साथ उनका मुलाकात हुई। एक डॉक्टर कपल ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बफेट ने उनको कन्विंस किया कि आप अपना लॉ प्रैक्टिस छोड़ दें और फुल टाइम इन्वेस्टर बने। कुछ से उन्होंने बहुत सारे डील्स ऐसे ब्लू चिप स्टैम्प्स जैसे डील दोनों ने मिलके किया था। और उनका तीसरा पार्टनर भी था जो 73-74 के क्रैश में रिक गुरिन। रिक गुरिन जो बर्बाद हो गया। तो इन तीनों मिलके बहुत सारे कंपनीज को कंसिडर किया। एक समय आया ऐसा कि उन्होंने अपना फर्म को बर्कशायर हैथवे के साथ मर्ज कर कर कुछ छोटा स्टेक ले लिया और कंपनी का वाइस चेयरमैन बन गए। उनकी देहांत के बाद बफेट ने कहा कि सिर्फ मैं कॉन्ट्रैक्टर था, इस बर्कशायर बिल्डिंग का प्लान सब चार्ली मंगर का था। तो ये एक ब्रिलियंट इन्वेस्टर जिसने बफेट जैसे आदमी को मेंटर किया और उसका इन्वेस्टमेंट व्यू को थोड़ा बदल दिया। वो कॉस्को को खरीदने के लिए बहुत फेमस थे और वो पहले जो इन्वेस्टर थे जो बफेट को बीवाईडी में इन्वेस्ट करने का मजबूर किया। और अलीबाबा में भी इन्वेस्ट किया था जब चाइना ओपन मार्केट में थी। उन्होंने बफेट को अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों चाइना में लेके इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी बफेट को पुश किया। इसीलिए एंड में अभी भी बफेट के पास जापान में बहुत बड़ा पोजीशन है और अभी भी बीवाईडी में एक छोटा पोजीशन है। ठीक है। और अगला जो निवेशक हैं वो पीटर लिंच हैं। आपने उनकी पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत बताया है, पर हमें बताइए कि एक या दो वाक्य में उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या था और उसके बारे में आप बताइए, आपको क्या लगता है? पीटर लिंच एक रिटेल इन्वेस्टर के इन्वेस्टर थे। ये जो पहले नाम दो आपने बताए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। ठीक है। तो उनके पास पैसे का शॉर्टेज कभी नहीं था। लिंच इसलिए डिफरेंट थे कि वो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे थे। मैगेलन फंड को उन्होंने मैनेज की। तो उसमें तक क्या प्रॉब्लम है कि जब समय अच्छा है और कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी नहीं है तो आपको बहुत सारे पैसा मिलेंगे। जब इन्वेस्टमेंट साइकिल बुरा है, आपको स्टॉक्स चीप हो रहे हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस समय आपको कोई पैसा नहीं देगा। ठीक है। तो उनका कैश फ्लो का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ताकि जब आउटफ्लोज आते हैं तब उन पे इन्वेस्ट करें। उनका रिकॉर्ड मैगलन फंड में 20 साल में बहुत बेहतरीन था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो पीटर लिंच जैसा इन्वेस्ट किए हैं। वो बेसिकली एक फंड मैनेजर थे। ये पहला डिस्टिंक्शन है। दूसरी उनकी बहुत बड़ी रिटेल इन्वेस्टर की एडवाइस है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास एक बड़ा एज है। वो हर दिन शॉपिंग मॉल जाता है उस जमाने में अमेरिका में। तो आपको पता होती है कंज्यूमर क्या डिमांड करता है। आप समझ सकते हैं कंज्यूमर क्या है, उनका कंज्यूमर टेस्ट क्या हो रहा है, कंज्यूमर क्या फोकस कर रहा है। तो आप उस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इमीडिएटली जाके वो स्टॉक नहीं खरीद सकते। उसके बाद आप रिसर्च करें, कुछ बेसिक्स देखें जैसे कर्ज है कि नहीं, क्या अर्निंग्स है, कंपनी का ओनर कौन है, ये सब बेसिक रिसर्च करें और उसके बाद उस स्टॉक को कंसिडर करें। लेकिन आपको पहला जो इनपुट है वो इनपुट आपको कंजम्पशन से मिलती है क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हो। मेरे हिसाब से मेरा एक कंपनी था जो अभी भी मेरे पास है, जाइडस वेलनेस। मैं 10-15-20 साल की पुरानी बात कह रहा हूँ। उस समय में मेरी माँ बहुत बीमार थी और डायबिटिक थी। तो आर्टिफिशियल शुगर लेने के लिए मैं मार्केट गया। उस समय मार्केट में 50-70% ऑफ मार्केट फॉर आर्टिफिशियल शुगर्स जाइडस वेलनेस के पास था। तो मैंने घर आया, नंबर्स चेक किया और सिर्फ 50 रुपया में इसको खरीदा। 6 महीने में वो 500 रुपया के ऊपर चला गया। ठीक है। डेट फ्री कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस। उसके बाद उसने कॉम्प्लान और अनेक प्रोटीनिक्स जैसे ब्रांड को एक्वायर किया और अच्छा किया। लेकिन अगर मैं पीटर लिंच को पढ़ता नहीं और मैं
आर्टिफिशियल शुगर खरीदने के लिए नहीं जाता, तो ये योजना आपको नहीं और मिलता। ये योजना आपको नहीं मिलता। ठीक है। तो मैंने इस आपको भी पहले यही सिखाया, अगर आपका आइडिया जो है हाँ। ये किधर से मिलेगा, कंज्यूमर डिमांड से मिलेगा। हमने अनेक ऐसे स्टॉक्स को पिक किए हैं। आपकी इनहेलर जो थी पहले वो लुपिन का था। लुपिन का था, लेकिन लुपिन में प्रॉब्लम था, हमने सिप्ला को कंसिडर किया उसके बदले में। सो लुपिन में प्रॉब्लम वो मैनेजमेंट का था, और लेकिन सिप्ला बेहतर था। हाँ। तो वैसा हमने बहुत सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किए हैं। डॉक्टर रेड्डी भी। उमेश टैबलेट से आपने डॉक्टर रेड्डी को आइडेंटिफाई किया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि जब हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।